फॉर्म के हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड सेशन 2021-23 के वैसे परीक्षार्थी जिन्होंने सेकेंड ईयर में परीक्षा लिखनी है, फाइनल परीक्षा लिखनी है, उन प्रशिक्षुओं के लिए हमारा यह आज का एपिसोड समर्पित है। और आने वाले कुछ दिनों में बीएड सेकेंड ईयर कि जो भी मुख्य पेपर हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी विषयों पर आधारित आपको कुछ न कुछ मुख्य प्रश्न दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 2023 में परीक्षा फॉर्म बीएड के छात्र छात्राओं का सेकेंड ईयर के लिए लगभग एग्ज़ाम फॉर्म भरी जा चुकी हुई है। और वैसे परिस्थिति में जब आपको कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपकी तैयारी को बहुत ही एक बेहतर सपोर्ट मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं अपनी इस YouTube चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए गेस्ट क्वेश्चंस, मुख्य प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आया हूं, जो आज शुरुआत होने जा रही है। आज का हमारा पेपर है C8, कोर्स कोड नंबर C8 है। बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। और इस पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड क्यूरिकुलम पेपर हमारा है। यह 3 घंटे का आपका पेपर होता है तथा फुल मार्क्स 80 नंबर हैं, 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होते हैं। इस प्रकार यह 100 नंबर का पेपर है। यह जो 80 नंबर का यह जो पेपर है, इसमें आपको आपकी जो यह C8 नॉलेज एंड क्यूरिकुलम का जो सब्जेक्ट है, यह टोटल मिला करके 5 यूनिट के बुक्स हैं। और 5 यूनिट में आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 10 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अर्थात पर यूनिट 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होते हैं और 5 यूनिट से 2-2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इन प्रश्न के जो उत्तर दिए जाएंगे, उन उत्तरों की संख्या शब्दों में आप 400 से 450, 500 तक के बीच में आप रखेंगे, जो कि एक अच्छा एक आइडियल आंसर के रूप में जाना जा सकता है, माना जा सकता है। और एक कंप्लीट आंसर को देने से आप अच्छे अंक पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जब इस प्रश्न को लिखेंगे तो आप इस माध्यम से 8/80 अर्थात 100 आउट ऑफ 100 आप पा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी हिसाब से आज का हम पेपर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य बात से आपको ध्यान देने की एक बात और है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, 10 क्वेश्चनों का यह एक सीरीज है। टोटल 10 क्वेश्चन है इस पेपर में। और यह जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप एक से जो अधिक प्रश्न देखेंगे वह टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक प्रश्नों को कई तरीके से घुमा करके पूछा जाता है। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर हमने ध्यान रखने का प्रयास किया। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के ध्यान में आए कि सर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि कैसे प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं, किस तरीके से प्रश्न आपके आ सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रख करके यहाँ पर जैसे देखने में लगता है कि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रश्नों की संख्या उतनी ही है जितनी कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है और पूछी जाएगी। प्रश्न को आगे बढ़ने से पहले एक और मुख्य बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे आपकी परीक्षा संबंधित, वह क्वेश्चंस का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकें। और यदि आप पुराने हमारे दर्शक हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ कम से कम कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि आपके लिए कुछ और नया लेकर के आने के लिए मुझे गाइडलाइन मिल सके और आपका प्रयास मेरे मनोबल को बढ़ा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा यह पहला प्रश्न है, नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर C8 है। इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे आपको लिखने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर प्रयास रहे कि 400 से 500 शब्दों के बीच में होगा। एक आदर्श आंसर होगा जिसमें कि आपको एक प्रश्न कम से कम 16 नंबर के होते हैं। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप उत्तर लिखेंगे तो वह उत्तर ऐसा हो कि पूरी बातों को स्पष्ट करता रहे। दूसरी बात, जो मुख्य बात यह होती है कि जब आप उत्तर लिखेंगे तो वह उत्तर आपकी अपनी भाषा में होनी चाहिए। मुख्य बिंदुओं के आप कोटेशन के रूप में लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, रेड पेन या रेड मार्कर का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके अलावा आप जिस भी तरीके के प्रश्न का इंक का, पेन का, मार्कर का आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन और रेड पेन का प्रयास रहे कि हमें प्रयोग नहीं करना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कॉपी को आकर्षक बनाएं। आप अपने कॉपी को ऐसा आंसर दें जो कि अपने आप में एक कंप्लीट आंसर हो। निश्चित रूप से आपके अंक अच्छे आएंगे, जो कि बहुत मायने रखता है। बीएड के जो आपके रिजल्ट होंगे उसमें अच्छे नंबर आने चाहिए।
आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 1 कहता है कि ज्ञान को क्रिया में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। जानकारी ज्ञान में किस प्रकार प्रतिबिंबित होता है। प्रश्न नंबर 1 है कि ज्ञान को क्रिया में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। जानकारी ज्ञान में किस प्रकार प्रतिबिंबित होता है। अब इसे दूसरे अर्थों में घुमा करके जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह है कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान और रचना में अंतर समझाएं। ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान और रचना में अंतर समझाएं। या फिर अन्य तरीके से इस प्रश्न को ऐसे भी घुमा करके पूछा जाता है कि एक शिक्षक के रूप में बच्चों में ज्ञान और समझ की अवधारणा को कैसे विकसित करेंगे। एक शिक्षक के रूप में बच्चों में ज्ञान और समझ की अवधारणा को कैसे विकसित करेंगे। यह था प्रश्न संख्या 1 जो आपको कई तरीके से घुमा करके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब प्रश्न संख्या 2 जो आपके सामने है वह यह है कि किस प्रकार का ज्ञान विद्यालयी शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। किस प्रकार का ज्ञान विद्यालयी शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। या दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है कि उदाहरण की सहायता से सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन करें। उदाहरण की सहायता से सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन करें। आप सभी जानते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान किताबी ज्ञान को कहते हैं और व्यवहारिक ज्ञान जो हमारे जीवन चर्या में उपयोग आने वाली जो ज्ञान होती हैं उन्हें हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। तो उदाहरण की सहायता से सैद्धांतिक ज्ञान एवं व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन करें। और इसी को और तीसरे सेंस में भी घुमा करके पूछा जाता है, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को बताते हुए इसके बीच के संबंधों की व्याख्या उचित उदाहरण से करें। ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को बताते हुए इनके बीच के संबंधों की व्याख्या आप उचित उदाहरण के द्वारा करें। तो यह है आपके प्रश्न नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें। विभिन्न प्रकार के इन प्रश्नों की विशेषताओं को बताएं। परीक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का वर्णन करें। विभिन्न प्रकार के इन प्रश्नों की विशेषताओं को बताएं। या और दूसरे तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि स्कूली शिक्षा में ज्ञान के किन रूपों को शामिल किया गया है। स्कूली शिक्षा में ज्ञान के किन रूपों को शामिल किया गया है। या और भी अन्य तरीके से घुमा करके पूछता है कि पाठ्यचर्या पुस्तक और पाठ्य पुस्तक के रूप में विद्यालयी ज्ञान किस प्रकार परिलक्षित होता है। पाठ्यचर्या पुस्तक और पाठ्य वस्तु के रूप में विद्यालयी ज्ञान किस प्रकार परिलक्षित होता है। पाठ्यचर्या पुस्तक एवं पाठ्य वस्तु के रूप में विद्यालयी ज्ञान किस प्रकार परिलक्षित होता है। ये थे प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि पाठ्यक्रम के अर्थ एवं प्रकृति को समझाएं। पाठ्यक्रम के अर्थ एवं प्रकृति को समझाएं। स्कूल में पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। स्कूल में पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। या दूसरे अर्थों में इस प्रश्न को कहा गया है कि विद्यालय के लिए आवश्यक वर्गीकृत ज्ञान के चयन एवं उस चयनित ज्ञान को बेहतर ढंग से लागू करने की प्रक्रिया की विवेचना करें। विद्यालय के लिए आवश्यक वर्गीकरण ज्ञान के चयन एवं उस चयनित ज्ञान को बेहतर ढंग से लागू करने की प्रक्रिया की विवेचना करें। विद्यालय के लिए आवश्यक वर्गीकृत ज्ञान के चयन एवं उस चयनित ज्ञान को बेहतर ढंग से लागू करने की प्रक्रिया की विवेचना करें। और दूसरे तरीके से फिर इस प्रश्न को आप देखिए कि कैसे घुमा करके पूछ सकता है कि अपने विद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के ज्ञान का चयन कौन करते हैं। अपने विद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के ज्ञान का चयन कौन करते हैं, इसे किस प्रकार वैधिकृत करते हुए संगठित किया जा सकता है, विस्तार पूर्वक समझाएं। अपने विद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के ज्ञान का चयन कौन करते हैं, इसे किस प्रकार वैधिकृत करते हुए संगठित किया जा सकता है, विस्तार पूर्वक समझाएं। ये थे आपके प्रश्नों की संख्या 4। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि पूरा हुआ। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करें। पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं,
इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करें। या दूसरे सेंस में है कि राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। राज्य स्तरीय पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। वर्तमान पाठ्यचर्या की अच्छी बातों पर ध्यान दिलाएं। वर्तमान पाठ्यचर्या की अच्छी बातों पर ध्यान दिलाएं। ये हो गए प्रश्न संख्या 5 के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर आधारित आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ। इसी पर आधारित एक और टाइप ऑफ प्रश्न है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के अर्थ एवं प्रकृति को समझाएं। पाठ्यक्रम के अर्थ एवं प्रकृति को समझाएं। स्कूल में पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। पाठ्यपुस्तक के महत्व एवं एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुणों का वर्णन करें। पाठ्यक्रम के अर्थ एवं प्रकृति को समझाएं। स्कूल में पाठ्यचर्या की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। पाठ्यपुस्तकों के महत्व एवं एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुणों का वर्णन करें। तो यह थे प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 के बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 पर हम लोग चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है? स्कूली शिक्षा में इसके महत्व को इंगित करें। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्या अंतर है? स्कूली शिक्षा में इसके महत्व को इंगित करें। इसी को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण में अंतर की विवेचना करें। पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण के अंतर की विवेचना करें। पाठ्यचर्या में अगला तरीका यह है प्रश्न पूछने का जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाठ्यचर्या के चयन निर्माण में मानक और प्रक्रिया का वर्णन करें। पाठ्यचर्या के चयन और निर्माण में मानक और प्रक्रिया का वर्णन करें। यह थे प्रश्न संख्या 6। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। आपका प्रश्न क्या कहता है इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और इसको फॉलो करने का प्रयास करिएगा कि प्रश्न यहाँ पर क्या आपसे पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक और विविधता किस प्रकार से पाठ्यचर्या निर्धारक होते हैं। सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक एवं आर्थिक और विविधता किस प्रकार से पाठ्यचर्या निर्धारक होते हैं। कुछ उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करें। कुछ उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करें। या दूसरे तरीके से घुमा करके जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो इसको हम लोग इस ढंग से देखते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के अनुभवों को किस प्रकार शामिल किया जाता है, इस पर अपने विचार डालें। फिर से रिपीट करता हूँ, पाठ्यचर्या निर्माण में शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के अनुभवों को किस प्रकार सम्मिलित किया गया है, इस पर विचार करें। या और दूसरे तरीके से घुमा करके प्रश्न यह कहा गया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण के क्या तत्व हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारण की क्या तत्व हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रश्न को किस तरीके से घुमा करके परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं। इस पर हमारा प्रयास है कि आपको अवगत कराना, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कितने तरीके से प्रश्न को घुमा करके यूनिट वाइज, जैसा शुरू में मैंने कहा कि प्रत्येक यूनिट से आपको 2-2 प्रश्न पकड़े जाएंगे। यहाँ पर मैंने 3-3 प्रश्न लिया है। 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। 5 यूनिट में आपकी किताबें हैं, आपकी पुस्तक, आपका सिलेबस है। उस 5 यूनिट वाले जो सिलेबस है उसमें से आपको सभी यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेंगे, उसके एक जवाब देने हैं। और यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न की जगह हमने 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर पकड़ा है। उसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको देना है। तो प्रश्न संख्या 8 की ओर हम बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम के विकास में किन किन उपायों का पालन करना चाहिए। विद्यालयी स्तर पर पाठ्यक्रम के विकास में किन किन उपायों का पालन करना चाहिए। दूसरा इसी से मिलता जुलता पैटर्न है, स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में कौन से विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं, अपने विचार दीजिए। स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में कौन से विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं, अपने विचार दीजिए। और तीसरा प्रश्न इसी से मिलता जुलता है कि पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारकों एवं इसके महत्व का वर्णन करें। अब आगे हमारे पास प्रश्न संख्या 9 बनता है, वह क्या है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं।
पाठ्यचर्या की आवश्यकता का वर्णन एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा पाठ्यचर्या में अंतर स्पष्ट करें। पाठ्यचर्या की आवश्यकता का वर्णन करें एवं पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा पाठ्यचर्या में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद इससे मिलता जुलता प्रश्न है कि अध्यता केंद्रित पाठ्यचर्या क्या है। अध्यता केंद्रित पाठ्यचर्या क्या है, या इस पाठ्यचर्या की खास बातों को बताएं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए। फिर से रिपीट करता हूँ, अध्यता केंद्रित पाठ्यचर्या क्या है, इस पाठ्यचर्या की खास बातों को बताएं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए। और इससे मिलता जुलता जो अगला प्रश्न है वह यह है कि पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न उपागम क्या हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न उपागम क्या हैं, विस्तृत व्याख्या करें। पाठ्यक्रम निर्माण में विभिन्न उपागम क्या हैं, विस्तृत व्याख्या करें। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर। जो प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि नंबर 1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाठ्यचर्या सामग्री की योजना एवं उपयोग के बारे में विस्तार से बताएं। पाठ्यचर्या सामग्री की योजना एवं उपयोग के बारे में विस्तार से बताएं। या दूसरे सेंस में इस प्रश्न को ऐसे कहा गया है कि पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्षों पर सविस्तार अपने विचार प्रकट करें। पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विभिन्न पक्षों पर सविस्तार अपने विचार प्रकट करें। या फिर पाठ्यक्रम निर्माण में प्रविधि का वर्णन करें। पाठ्यक्रम निर्माण में प्रविधि का वर्णन करें। इस तरीके से आपने देखा कि 10 प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, वह 10 प्रश्न आपकी किताब में, आपके सिलेबस में जो 5 यूनिट में दिए गए हैं आपके सिलेबस, उस 5 यूनिट से एक एक प्रश्न परीक्षा में लिखने हैं और 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, अर्थात 10 प्रश्न रहेंगे। मैंने यहाँ पर 3-3 प्रश्न देने का प्रयास किया है, उसमें से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से अटेम्प्ट करना है और वह आपकी परीक्षा में आएगी। और आखिरी प्रश्न है वह है टिप्पणी। कभी कभी परीक्षा में टिप्पणी के रूप में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टिप्पणी पर आधारित जो प्रश्न है वह इस प्रकार है। नंबर 1 में है ज्ञान, नंबर 2 में है कि सूचना, नंबर 3 है कि कौशल, नंबर 4 है विश्वास, नंबर 5 है ज्ञान का वर्गीकरण, नंबर 6 है शिक्षा एवं संस्कृति में संबंध, नंबर 7 है समय प्रबंधन। तो कुल मिलाकर के टिप्पणी जो आपने देखा यहाँ पर 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। 7 पॉइंट्स में आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो प्रश्न दिए गए हैं टिप्पणी के रूप में, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लें और इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब चलते चलते मैं आप प्रशिक्षुओं को यह बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप प्रश्नों के उत्तर लिख रहे होते हैं उस समय यह प्रयास रहे कि प्रश्नों के उत्तर हमेशा अपनी भाषा में लिखी जानी चाहिए। उसके लिए आकर्षक बनाने के लिए यदि आपके पास कुछ कोटेशंस वगैरह हों, मनोवैज्ञानिकों के परिभाषा हों या और भी कुछ आप अपने स्तर से देना चाहते हैं तो उन सभी मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करें, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करें तथा शब्द संख्या का भी निश्चित रूप से इसका ख्याल रखें कि शब्द संख्या का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। कितने अंक के प्रश्न हैं उसी के अनुरूप उसमें शब्दों की भी महत्ता होती है कि जितने प्रश्न पूछे जाएं, जितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी अनुसार शब्दों की संख्या भी होनी चाहिए। तो इन सभी कुछ मुख्य बातों को अगर आप ध्यान देते हैं, शुरुआती प्रश्नों को आप अच्छे से लिखें, बीच में और लास्ट में आप जैसा भी लिखेंगे महत्व उतना नहीं होता है, परंतु जब आपकी शुरुआत हो, शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए जिससे कि जो आपके वीक्षक उस कॉपी को जांच करेंगे, इवेल्युएटर जो जांच करेंगे, तो वैसी स्थिति में उनको यह लगेगा कि नहीं आपके द्वारा जो प्रयास किया गया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है, तो आपको अंक अच्छे मिलेंगे। यह विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी परीक्षा को अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आप यदि अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे तो फुल मार्क्स आप इसमें पा सकते हैं, 80 आउट ऑफ 80। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको पाते भी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ आज जिस तरीके से C8 ये नॉलेज एंड करिकुलम के इस एपिसोड में जुड़े रहे हैं, आगे एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जिससे कि आगे आने वाली जो आपके सेकेंड ईयर के नेक्स्ट पेपर्स हैं उसकी भी तैयारी आपको अच्छे ढंग से हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात पुनः एक अच्छे माहौल में होगी और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, जिससे आपकी परीक्षा अच्छी जाए।
आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयासरत रहें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी नेक्स्ट मुलाकात बहुत जल्द ही नए क्वेश्चन के सेट के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।